हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक प्यारा सा चैनल निमी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों जो आज की हमारी क्लास है ये वाइंडिंग से संबंधित क्लास होने वाली है। इस क्लास में टोटल प्रश्न होंगे वाइंडिंग के। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए कि जो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग है इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है। क्या डीसी मोटर में, या 3 फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर, पार्श्व मोटर या कम्युलेटिव मोटर। देखिए ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं यही तो है हमारी कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है गाढ़ा। दोस्तों गाढ़ा का मतलब इससे यहां से है कि जो वाइंडिंग है, ये जो आप वाइंडिंग देख रहे हैं इसमें जो टर्न है ना, बहुत अधिक टर्न है, टर्न की संख्या बहुत अधिक है, यही गाढ़े का मतलब है। तो देखिए ये जो वाइंडिंग किया गया है ना, ये मोटर के किस भाग में किया गया है, तो लिखना दोस्तों ये स्टेटर में, ये स्टेटर में। लेकिन ये इसका करेक्ट जवाब नहीं है, क्योंकि ये जो वाइंडिंग है कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, ये सिंगल फेज मोटर में किया जाता है। एक फेज की जो मोटरें होती हैं जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती उसमें किया जाता है, उसके स्टेटर वाले भाग में। तो स्टेटर में क्या होता है, कौन सा भाग होती है, तो स्टेटर में दोस्तों आर्मेचर लगी होती है ना। आर्मेचर में ये किया जाने वाला वाइंडिंग है, ठीक है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो कॉन्सेंट्रिक प्रकार की वाइंडिंग है इसका प्रयोग सिंगल फेज की मोटरों में किया जाता है। दोस्तों इस चित्र को आप एक बार और देखें कि ये जो मोटरें हैं ना, सिंगल फेज की मोटरें, ये कहाँ पे उपयोग की जाती हैं, जहां पे इस प्रकार की वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा होगा कि घास काटने वाली जो मशीन होती है जो घरों में उपयोग किया जाता है, तो जो घास काटने वाली, चारा काटने वाली जो मशीन होती है, उस मशीन के स्टेटर में ये वाइंडिंग लगी होती है। एक तो होती है ऑटोमेटिक मशीन, एक होता है दोस्तों हाथ से घुमाने वाली मशीन, ठीक है ना। जो चारा काट रही है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो जो ऑटोमेटिक वाली है उसमें एक मोटर फिक्स होती है सिंगल फेज प्रकार की, उसी में दोस्तों ये वाइंडिंग की हुई होती है। इसके अलावा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं उस पंप में भी ये वाइंडिंग किया गया होता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की टोकरी नुमा वाइंडिंग को किन मोटरों में प्रयोग के लिए बनाया गया है। इसका आंसर दीजिएगा कि हिस्टैरिसीस मोटर, क्या वो रिलक्टेंस मोटर है, या एसआरएम मोटर, या फ्रैक्शनल मोटर, या 3 फेज मोटर। ध्यान देना दोस्तों, फ्रैक्शनल मोटर कुल 3 प्रकार की होती है। लिखिएगा पहला होता है वो है सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर, सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर, और दूसरी होती है स्टेपर मोटर, तीसरा होता है शेडेड पोल, है ना। तो ये कौन से मोटर के प्रकार हैं, ये टोटल है दोस्तों, ये फ्रैक्शनल यानी कि फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर के ये तीनों प्रकार हैं। देखिएगा इस फोटो को देखिए, ये है दोस्तों टोकरी नुमा वाइंडिंग। टोकरी नुमा को हिंदी में कहते हैं बास्केट वाइंडिंग, यानी कि इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं बास्केट वाइंडिंग। दोस्तों इसका नाम बास्केट क्यों रखा, ठीक है, जैसे घरों में बांस की टोकरी बनाई जाती है, तो टोकरी बनाते समय जो टोकरी का आकार होता है, इस वाइंडिंग को कंप्लीट बनाने के बाद वही आकार दिखाई देता है, इसलिए इसको टोकरी नुमा वाइंडिंग या बास्केट वाइंडिंग कहा गया है। ये दोस्तों ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये है मोटर का आर्मेचर, ठीक है। इसी आर्मेचर में ये वाइंडिंग किया गया होता है। दोस्तों ध्यान देना कि जो बास्केट वाइंडिंग होती है ये 2 प्रकार की होती है। नोट कीजिएगा कि जो हमारी बास्केट वाइंडिंग है ना, ये कुल 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सिंगल लेयर, और दूसरी होती है डबल लेयर। यहां इस वाइंडिंग में लेयर का मतलब क्या होता है कि जो एक वाइंडिंग है उस वाइंडिंग के ऊपर और कितनी वाइंडिंग चढ़ी हुई है। तो आप ध्यान से देखिए, ये है हमारी पहली वाइंडिंग, ठीक है। इस वाइंडिंग के ऊपर देखिए एक और वाइंडिंग चढ़ी हुई है, ये एक और वाइंडिंग चढ़ी हुई है, यानी कि इसके ऊपर कितना लेयर है, सिंगल लेयर। तो ये सिंगल लेयर प्रकार की बास्केट वाइंडिंग है। अब ध्यान देना यहां से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पे और 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। वो है आपसे पूछ देगा कि स्लॉट और कॉइल के बीच में किस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए, ये वाली जो हिस्सा है ना, ये है तो मोटर का
स्टेटर का स्लॉट, इसके बीचों बीच में एक सफेद कलर का पेपर दिख रहा है। वो पेपर कौन सी पेपर है? तो लिखना, उसका नाम है मिलीनैक्स पेपर। मिलीनैक्स पेपर यानी कि जो वाइंडिंग कॉइल और स्लॉट के बीच में पेपर जो लगाया जाता है वो है मिलीनैक्स पेपर। और दूसरा यहां से क्वेश्चन बनती है कि दो कॉइल के बीच में किस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है? तो लिखना लैथरॉइड पेपर। लैथरॉइड पेपर। दोस्तों यहां पे आप देखिए, ये है पहली वाइंडिंग और ये है दूसरी वाइंडिंग। इसके बीच में आप देख पा रहे होंगे ये वाली जो पोर्शन है ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है। जब दो वाइंडिंग को यानी कि दो कॉइल दोस्तों आपस में ओवरलैप करते हैं तो ये गलती से अगर हिट होके शॉर्ट हो गए ना तो दोस्तों पूरा मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। इसलिए इन्होंने क्या किया, एक ग्रीन कलर का पेपर लगा दिया है ना, ग्रीन कलर का एक पेपर लगा दिया ताकि जब मोटर हिट हो तो अगर हिट हो तो दोनों कॉइल आपस में शॉर्ट ना होने पाए। इसी के वजह से क्या किया इन्होंने, एक हरे कलर का पेपर लगा दिया जिसका नाम है लैथरॉइड पेपर। मिलीनैक्स पेपर का कलर सफेद होता है, लैथरॉइड पेपर का कलर हरे कलर का होता है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों कि जो इन्वोल्यूट वाइंडिंग जैसे कॉइल को उन मोटरों में प्रयोग किया जाता है जो उच्चतम वोल्टेज वाली होती हैं या जो सप्लाई वोल्टेज के बराबर वोल्टेज पे काम करती हैं या फिर निम्नतम वोल्टेज शून्य या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको देना है कि जो इन्वोल्यूट वाइंडिंग होती है तो ऐसे कॉइल को कहां पे प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जो आपको फोटो दिख रहा है यही है वो इन्वोल्यूट वाइंडिंग। इन्वोल्यूट का मतलब क्या होता है कि उलझना, इसका मतलब होता है उलझना। जिस प्रकार दोस्तों लाइफ उलझी पड़ी रहती है ना, उसी प्रकार से ये वाइंडिंग भी उलझी हुई है। ठीक है, तो ये कहां पे किया जाता है? तो ये 3 फेज मोटरों में, कहां पे? 3 फेज की जो मोटरें हैं उनमें की जाती हैं। 3 फेज की जो मोटरें हैं उनके आर्मेचर में ये वाइंडिंग किया जाता है। यहां से दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो ये वाइंडिंग है, इन्वोल्यूट वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का आकार कैसा होता है? तो लिखना आप, ये आयत के आकार होते हैं, है ना, आयताकार के। आप इस पोर्शन को देखिए यहां से लेकर यहां तक, फिर इस पोर्शन को देखिए यहां से लेकर यहां तक, ये बिल्कुल आयत के आकार की दिख रही है दोस्तों, इसीलिए इसका नाम है इसका जो आकार होता है वो है आयताकार। ठीक है, और 3 फेज मोटर में की जाती है। और इन्वोल्यूट का मतलब होता है उलझना, जो कि मोटर के स्टेटर वाइंडिंग में यानी कि आर्मेचर में किया जाने वाला वाइंडिंग है। ठीक है दोस्तों, ओके रिपोर्ट। अगला देखिए कि सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कार्बन ब्रश की चौड़ाई कितनी होती है। अब इसका आंसर आपको ध्यान से देना है कि सेगमेंट की चौड़ाई से अधिक, एक सेगमेंट की चौड़ाई का आधा, एक सेगमेंट के चौड़ाई के बराबर या सेगमेंट का 1/2 भाग या 1/3 भाग। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि सेगमेंट क्या होता है। देखिए जो मोटर होते हैं ना, मोटर के अंदर क्या होता है? आर्मेचर, फिर लगा होता है कम्यूटेटर, उसके बाद लगी होती है शाफ्ट। तो शाफ्ट के ऊपर होता है कम्यूटेटर और कम्यूटेटर में 2 सेगमेंट लगे होते हैं, यानी कि 2 उसके अलग अलग भाग होते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों के बीच में माइका भरी होती है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये इसका पहला सेगमेंट है यहां से यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक इसका दूसरा सेगमेंट, यानी कि जो इसके बीच में भरा हुआ है ये क्या है? माइका। ये इसको अलग करने का काम करती है माइका, ताकि ये आपस में शॉर्ट ना होने पाए। तो देखना, सबसे अंदर होती है शाफ्ट, फिर होता है कम्यूटेटर, फिर होती है आर्मेचर, इसके बाद होती है स्टेटर। ये मोटर का डायग्राम है, ठीक है ना। ये क्या है? ये है दोस्तों स्टेटर, फिर है आर्मेचर, ये डीसी मोटर की बात कर रहे हैं, फिर होती है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर के बाद होती है दोस्तों शाफ्ट। इस प्रकार से ये सारे हिस्से होते हैं। तो जब अंदर शाफ्ट घूमता है तो शाफ्ट पे ही कम्यूटेटर होती है, कम्यूटेटर भी घूमने लगती है और कम्यूटेटर में ही लगा होता है कार्बन ब्रश। ठीक है, तो जब कम्यूटेटर
घूमती है तो जो कार्बन ब्रूस है ना वो क्या करता है कि कम्यूटेटर से अपना संपर्क बनाए रखता है, फिसलता हुआ संपर्क बनाए रखता है। तो देखना जो कार्बन ब्रूस होंगे ना तो उनकी चौड़ाई कितनी होगी, अगर सिंप्लेक्स बाइंडिंग है दोस्तों तो कार्बन ब्रूस की चौड़ाई ही इस सेगमेंट की चौड़ाई के बराबर ही होगा। क्या होगा, इस सेगमेंट के बराबर ही होगा। अगर आपसे पूछता कि ड्यूप्लेक्स बाइंडिंग में कम्यूटेटर सेगमेंट जो होते हैं, सॉरी जो ड्यूप्लेक्स बाइंडिंग होता है ना उसमें कार्बन ब्रूस किसके, उनकी चौड़ाई कितनी होती है, तो ये लिखते आप आधा, क्या आधा, ठीक है ना। एक बार हम क्वेश्चन को देखते हैं कि सिंप्लेक्स लेफ्ट बाइंडिंग में कार्बन ब्रूस की चौड़ाई कितनी होती है, तो एक सेगमेंट के बराबर, कितना, एक सेगमेंट की बराबर होती है कार्बन ब्रूस की चौड़ाई, ठीक है। अब आप इस फोटो को देखिए, यहां से क्लियर होगा, यहां से क्लियर, ये हो गया सेगमेंट कम्यूटेटर का, और कार्बन ब्रूस की जो चौड़ाई है वो भी दोस्तों इतना ही होगा, इसी के बराबर ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए कि मिली वोल्ट मीटर से जांच करते समय कॉइल ओपन होने पर, नहीं, हाँ, कॉइल ओपन होने पर वोल्टेज की रीडिंग तथा शॉर्ट सर्किट कॉइल पर वोल्टेज की रीडिंग कैसी होगी। यानी कि एक वोल्ट मीटर उपकरण का उपयोग कर रहे हैं हम, और हम उससे टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और टेस्टिंग करते समय अगर कॉइल ओपन हो तो वोल्टेज की रीडिंग कितनी होगी, अगर कॉइल शॉर्ट सर्किट हो तो वोल्टेज की रीडिंग कैसी होगी। अब दोस्तों देखना, एक ध्यान से आप देखना, ये हमारी वाइंडिंग, ये क्या है, वाइंडिंग। वाइंडिंग में दो छोर होता है, ये है इसका स्टार्टिंग, ये है इसका एंड पॉइंट, ठीक है, दो छोर होते हैं। अगर हम इन दोनों छोरों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं और फिर सप्लाई देते हैं फेज और न्यूट्रल, तो ये किस प्रकार का सर्किट बन गया, शॉर्ट सर्किट बन गया, ठीक है ना। तो जब सर्किट शॉर्ट होती है तो रेजिस्टेंस R होता है ये शून्य हो जाता है, वोल्टेज V होता है ये भी शून्य, और करंट जो I है ये अनंत हो जाती है। ध्यान से सुनना, अगर सर्किट शॉर्ट है तो जो रेजिस्टेंस है 0, वोल्टेज 0, लेकिन करंट अनंत हो जाएगी। अब जब करंट अनंत होगी दोस्तों उस वक्त, सॉरी, जब कॉइल हमारी शॉर्ट होगी उस वक्त वोल्टेज की रीडिंग कितना होगा, तो देखिए जो वोल्टेज है इसकी रीडिंग कितना है, 0। तो 0 का तो कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन निम्न वाला ऑप्शन जरूर है। इसमें दो क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए कि एक प्रश्न में दो क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, पहला है कि अगर जो कॉइल है ये ओपन हो तो वोल्टेज की रीडिंग कैसी होगी, दूसरी है कि अगर कॉइल शॉर्ट हो तो वोल्टेज की रीडिंग कैसी होगी। तो दूसरा वाला देखिए, कॉइल शॉर्ट है तो वोल्टेज की रीडिंग कैसी मिल रही है, 0, यानी कि निम्न किस में है दोस्तों, बी नंबर में है और डी नंबर में, यानी कि ई गलत, सी गलत और ए गलत। 70 से 75% कंपटीशन तो यहीं पे समाप्त हो गया, बचा केवल दोस्तों 20%, 25% बचा है। तो देखिए उसको भी हम निकालते हैं। किसी वोल्ट मीटर में जांच करते समय जो कॉइल अगर ओपन हो, अब देखिए इस कॉइल को हम क्या करते हैं, अब ओपन कर देते हैं और फेज यहाँ देते हैं और न्यूट्रल यहाँ देते हैं। अब क्या होगा, अब वोल्टेज उच्च होगा। वोल्टेज उच्च का मतलब कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो पूरा का पूरा सप्लाई वोल्टेज को वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर पहला उच्च होगा, दूसरा निम्न, यही इसका सही आंसर है, ये भी इसका गलत हो गया। क्लियर, ओके रिपोर्ट है। अगला देखिए कि ग्राउंड द्वारा डीसी कॉइल में कौन सा टेस्ट किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर बताइएगा, क्या ओवरलोड टेस्ट या तीनों टेस्ट किया जाता है, ग्राउंड, ओपन और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत कुछ समझ जाएंगे दोस्तों। यहां से देखिए, ये हमारा ग्राउलर, इस ग्राउलर से हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, किसका, आर्मेचर का। ये जो आपको बम्बार्ड दिख रहा है ना, ये क्या है पूरा दोस्तों, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इसके अंदर से हमें सप्लाई देना है, ये है इसका पावर कार्ड, ठीक है। अब ये वाली पोर्शन जो दिख रही है ना, ये है दोस्तों ग्राउलर, ये क्या है, ये है ग्राउलर। क्लियर। जब यहां से देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, यहां से क्वेश्चन दोस्तों एक बनता है कि बताइए कि जो ग्राउलर है इसका आकार कैसा होता है। तो आप देखिएगा
यहां से यहां तक, फिर ये वी आकार के जैसा दिख रहा है, तो इसका आकार कैसा होगा, वी आकार का इसका आकार होगा, ठीक है ना। अब देखिए हम बात करते हैं, अब प्रोसेस पे आते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाली जो पार्ट है ना, ये लोहे की बनी होती है, किसकी, लोहे की बनी होती है, ठीक है। और ये हमारी जो आर्मेचर रखी हुई है, इस आर्मेचर के नीचे 1 सेंटीमीटर हाइट की एक पतली सी स्टील की पत्ती रखी हुई है। वही दोस्तों पूरा गेम को ओवर करेगा, वही बताएगा कि ये हमारी आर्मेचर ओपन है या शॉर्ट है या ग्राउंड फॉल्ट है, ठीक है ना। तो देखिए हम तो टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि आर्मेचर की कॉइल शॉर्ट है या नहीं। तो यहाँ से हम कैसे पता करेंगे, हम इस पावर कॉर्ड के द्वारा सप्लाई देंगे, सप्लाई आई, ये जो लोहे का बना है, ये क्या बन जाएगा, विद्युत चुंबक। सप्लाई आते ही ये लोहे वाली जो भाग है ये बन जाएगी विद्युत चुंबक, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब दोस्तों जो मोटर होती है, ये जो आर्मेचर है ना, ये आर्मेचर मोटर के अंदर होती है, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करता है, और मोटर का स्टेटर प्राइमरी वाइंडिंग का काम करता है। क्लियर। तो ये जो लोहा है, सप्लाई देने पर विद्युत चुंबक बन जाएगा, तो ये स्टेटर का काम करेगा, ठीक है। और ये आर्मेचर, तो आर्मेचर का सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करेगा ही। सप्लाई दिए, यहां से दोस्तों ये है प्लग, इसको हम नीचे दबाएंगे तो ऑन हो जाएगी, ऊपर दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगी। नीचे दबाया हमने, सप्लाई आई लोहे में, इसमें लोहे वाले भाग में, ये बन गया विद्युत चुंबक। अब इस आर्मेचर को हमें धीरे धीरे घुमाना है, और घुमाने से क्या होगा, अगर ये इसके अंदर की जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट होगी, तो जो 1 सेंटीमीटर हाइट की पतली सी स्टील की पत्ती रखी हुई है, वो पत्ती कहां आके चिपक जाएगी, इस आर्मेचर में। अगर आर्मेचर शॉर्ट होगा तो क्यों, क्योंकि देखिए जो लोहा है, ये लोहा ही भी विद्युत चुंबक बना। जब तक दोस्तों अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं है, तो वो किस चुंबक में चिपका रहेगा, इस लोहे वाले चुंबक में चिपका रहेगा। अगर ये शॉर्ट है, तो अगर सर्किट शॉर्ट या कॉइल शॉर्ट होती है, तो रेजिस्टेंस 0, वोल्टेज 0 और करंट क्या होती है, अनंत, ठीक है। करंट से ही बनता है चुंबक। अगर करंट दोस्तों बहुत अधिक है, तो जो चुंबक बनेगा वो भी अधिक मजबूत चुंबक बनेगा। तो मजबूत चुंबक किस में होगा, ये होगा आर्मेचर में। तो आर्मेचर उसको अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, पतली सी पत्ती को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे पता चलता है कि ये जो आर्मेचर है हमारी, ये शॉर्ट है। आर्मेचर की वाइंडिंग कैसी है, शॉर्ट है। तो इस प्रकार से दोस्तों टेस्ट किया जाता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की आर्मेचर की अर्थ फॉल्ट टेस्ट करते समय यदि मिली वोल्ट मीटर कोई रीडिंग नहीं देता है, जिससे क्या पता चलता है, आर्मेचर अर्थ फॉल्ट अनंत है कि आर्मेचर में अर्थ फॉल्ट है, आर्मेचर शॉर्ट है या आर्मेचर खराब है या आर्मेचर फेज फॉल्ट है। दोस्तों देखिएगा कि आर्मेचर में अगर अर्थ फॉल्ट टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और मिली वोल्ट मीटर है वो कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब कि कोई फॉल्ट ही नहीं है, आर्मेचर में कोई भी किसी भी प्रकार का अर्थ फॉल्ट नहीं है, इसलिए कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। सब कुछ देखिए ओके रिपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8 कि किसी सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए कम्यूटेटर पिच किसके समान होता है। जब आपको सिंप्लेक्स की बात करें ना, तो सिंप्लेक्स में दोस्तों होता है +-1, ठीक है। मैं यहां पे नोट कर देता हूं, आप नोट कीजिए। जो सिंप्लेक्स वाइंडिंग होती है उसमें होते हैं कम्यूटेटर पिच +-1, ड्यूप्लेक्स में होता है +-2, इसी प्रकार से ट्रिप्लेक्स में होगा +-3, क्वाड्राप्लेक्स में होगा +-4, ठीक है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि लैप वाइंडिंग होना चाहिए, ठीक है, लैप वाइंडिंग होना चाहिए। अगर यहां पे आपको यह पूछ देना कि वेव वाइंडिंग का बताइए, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग का, तो दोस्तों जो वेव वाइंडिंग होते हैं ना, उसमें समांतर रास्ते कितने होते हैं, 2। तो सिंप्लेक्स में कितना मान होता है कम्यूटेटर पिच का 1, 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2। अगर पूछ दे कि ड्यूप्लेक्स वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच कितना होता है, तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2, और 2 इसके समांतर रास्ते हैं, हो जाएगा 4। ट्रिप्लेक्स के बारे में पूछे तो ट्रिप्लेक्स में 3 होता है कम्यूटेटर पिच का मान, और समांतर रास्ते हैं कितने 2, तो हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से होता है
वेव वाइंडिंग में और ये है लैप वाइंडिंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किसी कॉइल का आकार किस उपकरण द्वारा फिक्स किया जाता है। सिंपल है, वायर पिच, यील्ड पिच, ग्राउलर। देखिए ग्राउलर से तो हम दोस्तों 2 क्वेश्चन ग्राउलर का सॉल्व कर पाए। इससे केवल अर्थ फॉल्ट, लीकेज फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और ओपन सर्किट फॉल्ट ही चेक कर सकते हैं आर्मेचर का। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। आर्मेचर की साइज से हम फिक्स कर सकते हैं या स्टेटर के आकार से, वायर पिच से या यील्ड पिच से। अब देखिए इस डायग्राम को देखिए, ये है यील्ड पिच। जब कोई इलेक्ट्रीशियन किसी मोटर की रिवाइंडिंग करता है या किसी टेबल फैन, सीलिंग फैन की रिवाइंडिंग करता है तो उसके स्टेटर में जो कॉइल जल चुकी है उसको वो निकाल के बाहर रख देता है, एक नई कॉइल डालता है। तो वो जो नई कॉइल है ना, उस कॉइल का साइज कैसे फिक्स किया जाएगा, तो इस यील्ड पिच के द्वारा उसका साइज फिक्स किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पे आप देखना, यहां पे कितने स्लॉट हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 आकार का, 4 साइज का यहां से कॉइल बनाया जा सकता है। देखिएगा कैसे कॉइल बनता है। यहां से मान लीजिए हम पहली कॉइल बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आपको अगर छोटी से छोटी चाहिए तो सबसे आगे वाले स्लॉट को यूज कीजिए। ये है इसके 2 सिरा। तो इस प्रकार से कॉइल बन गया। अब इसको बाहर निकाल के स्टेटर के स्लॉट में जाके डाल देंगे। अगर इससे बड़ी चाहिए, इससे कॉइल की साइज इससे भी बड़ी चाहिए तो आप इसको यूज करिए, फिर इस पे डालिए इस प्रकार से, फिर इसको बाहर निकाल के ले जाके आर्मेचर के स्लॉट में डाल दीजिए। तो इस प्रकार से यील्ड पिच द्वारा फिक्स किया जाता है कॉइल का आकार। क्लियर है। अगला देखिए कि टेस्ला वाइंडिंग का प्रयोग कहां किया जाता है। टेस्ला मोटर में, इंडक्शन मोटर में, डीसी मोटर में, फ्रैक्शनल मोटर में या उच्च फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस ट्रांसफार्मर में। तो इसका आंसर दोस्तों होगा उच्च फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस ट्रांसफार्मर में, जो टेस्ला प्रकार की वाइंडिंग होती है। आप इस फोटो को देखिए, ये है टेस्ला वाइंडिंग। अब आपको भूलेगा नहीं दोस्तों, टेस्ला वाइंडिंग है। अब इसके पीछे की दोस्तों रियल स्टोरी सुनिए। देखिए क्या होता है कि अगर एक करंट है, एक दोस्तों करंट है यहाँ पे, ठीक है, ये है करंट, यहाँ पे है करंट। अगर इस करंट को मुझे इस स्थान पर ले जाना है तो मैं क्या करूँगा, कैसे ले जाऊँगा इसको। सिंपल सी बात है, एक मुझे केबल लगाना पड़ेगा। इसी केबल में ट्रैवल करता हुआ ये करंट कहाँ चला जाएगा, आगे, और फाइनली इस स्थान पर ये पहुँच जाएगा। ये तो है दोस्तों केबल की बात, ठीक है। यानी कि करंट को हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है, उस टाइम की बात। लेकिन दोस्तों जो टेस्ला थे, निकोला टेस्ला, इन्होंने ये सोचे कि हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए किसी केबल की जरूरत ही ना पड़े। तो इन्होंने टेस्ला कॉइल को बनाया। इनका मकसद ये था दोस्तों कि यहाँ पे टेस्ला कॉइल है, ठीक है ना, समझना मेरी बात को। यहाँ पे है टेस्ला कॉइल और यहाँ पे है बल्ब। ये क्या है, ये है एक बल्ब, ठीक है। ये है दोस्तों एक बल्ब। इस बल्ब में किसी भी प्रकार का कोई सप्लाई ना दे, लेकिन फिर भी ये बल्ब जलना चाहिए। कैसे? क्योंकि ये जो टेस्ला कॉइल है, इस टेस्ला कॉइल को जब सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो ये हाई फ्रीक्वेंसी का पावर ट्रांसफर करेगी वायरलेस। किसी भी प्रकार के वायर की जरूरत नहीं होगी, जो कि इस लैंप से जाके कनेक्ट हो जाएगी और लैंप फाइनली जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार के केबल का इस्तेमाल हुआ क्या? नहीं। दोस्तों इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर एक आपके पास मोबाइल फोन है और दूसरा मोबाइल फोन, अगर इसमें से डाटा दूसरे वाले फोन में ट्रांसफर करना होता है तो क्या आप केबल जोड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। यहां से क्या हाई फ्रीक्वेंसी का दोस्तों एक नेटवर्क निकलता है जो दोनों मोबाइल को आपस में कनेक्ट कर देता है और फिर आसानी से ट्रांसफर कर लेते हैं डेटा को, ठीक है ना। इसी प्रकार से दोस्तों ये टेस्ला कॉइल भी इसी प्रकार से कुछ कमाल दिखाना चाहता है कि हाई फ्रीक्वेंसी का पावर दोस्तों ये ट्रांसफर करेगी बिना केबल का। ये दोस्तों ये रियल कहानी है इस टेस्ला कॉइल की। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेजोनेंस ट्रांसफार्मर है, वहीं पे इसका प्रयोग किया जाता है। जो पहले के रेडियो हुआ करते थे, ठीक है ना, उस टाइम पे यही होता था, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ई, कि उच्च फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस ट्रांसफार्मर का
ट्रांसफार्मर में इस कॉइल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है, और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहा है वो इस वीडियो को, इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है। अगर दोस्तों हर स्टूडेंट इस क्लास को शेयर करे ना तो ये क्लास पता नहीं कितने स्टूडेंटों के पास ये पहुंच जाएगी, और पता नहीं कितने स्टूडेंट्स दोस्तों इस क्लास को देख पाएंगे और सीख पाएंगे, और वो आपको ना दिल से धन्यवाद देंगे, दिल से वो आपको थैंक्स कहेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि ये क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।